हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस कंट्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पदों पर, फ्रेंड्स उसके लिए हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हिंदी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, उसके बाद बाकी जो 70 क्वेश्चन बच जाते हैं वो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, उसके बाद बात करें तो बिहार से संबंधित प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स का 2, 4, 5 प्रश्न होगा और सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी है इसी में। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रवदनी में कौन सा अलंकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलचित्र शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, इस निबंध के लेखक हैं सत्यजीत राय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गुप्त जी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। तो देखिए, गुप्त जी का मतलब है यहाँ मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनको मिला है भारत भारती पर। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत भारती किनकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्यात में कौन सा उपसर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, निर्यात में जो है निर उपसर्ग है। ये एक बार आप खुद से लिख लीजिए कॉपी पर और इसको प्रैक्टिस करके याद रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आप चारों वाक्यों को पढ़िए और खुद से बताइए कि इसमें से शुद्ध वाक्य जो है कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य जो है यह है ऑप्शन नंबर डी, आज मुझे बाजार जाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चारु का विलोम शब्द बताना है। तो चारु का विलोम शब्द जो होता है फ्रेंड्स वो होता है अचारु। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में भी लिख करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि दाल में काला होना मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो देखिए, दाल में काला होना का मतलब है कि संदेह की बात होना, कुछ गड़बड़ होना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका विलोम शब्द होता है इति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हिंदी इंग्लिश के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, ये मैंने बताया था कि इसमें से आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट बी है, यहाँ से लेकर के पार्ट सी है, और अगर कोई एरर नहीं है तो आपको डी पर टिक लगाना है। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं कि हार्डली आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। उसके बाद देखिए, अगर इसमें एरर नहीं है तो आपको नो एरर लगाना है। तो देखिए, जहाँ भी हार्डली शब्द होता है ना, वहाँ वेन का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, किसका प्रयोग होता है, वेन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ से ये जो पार्ट है यानी कि बी पार्ट जो है इसमें एरर है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान प्रश्न अंग्रेजी से पूछा जाता है, थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना है। देखिए, कहा जा रहा है कि इसमें से जो उचित शब्द हैं उनको चुन के भरना है। ही खाली स्थान टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन हिज स्पीच। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा एडवर्टेड। ठीक है, एडवर्टेड का मतलब होता है टालना, कि वह अपना जो है स्पीच जो था, उसका जो भाषण था वह एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के चलते टाल दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। उसके बाद देख लीजिए कि इसमें से आपको सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी कि ये जो सक्लेंट शब्द है इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सक्लेंट का मतलब होता है रसीला, तो सिमिलर मीनिंग है इसका जूसी। जूसी का मतलब रसीला होता है, आप सभी को पता है। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, हल्का होता है।
ठीक है। फेल मतलब क्षय होता है, यहाँ पे पेल लिखा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो ये स्तनपान होता है, इसका सकिंग का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ आपको एग्जाम तक रेगुलर प्रिपरेशन कराया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि अपोजिट मीनिंग बताना है, उल्टा मतलब इसका बताना है। तो देखिए इसका जो अगर बात करें उल्टा मीनिंग का, एविसेंट का, तो फ्रेंड्स एविसेंट का उल्टा मीनिंग जो है, सबसे पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि क्षणभंगुर, जल्द ही टूटने वाला, जल्द ही मिट जाने वाला, जल्द ही समाप्त हो जाने वाला। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंटाइसिंग जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नंबर पढ़िए। इसमें भी जो है अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी अपोजिट मीनिंग बताना है। तो देखिए पेनिजेरिक का मतलब होता है प्रशंसा गान, गुणगान करना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी का जो है बुराई करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। तो क्रिटिसिज्म जो है इसका करेक्ट जो है अपोजिट वर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है इडियम फ्रेज का। देखिए इडियम फ्रेज में पूछा जा रहा था एट लॉगर हेड्स। तो एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो ये इसका मतलब होता है कट्टर शत्रुता में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरी, यानी कि जो कहानी कहने में निपुण है उसको आप एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, रेकंट्योर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन सा जो है गलत शब्द लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका गलत शब्द इसमें से वर्ड विच इज इनकरेक्टली। देख लीजिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए डिमाइस जो होता है ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसका स्पेलिंग होता है DEMISC। तो यही जो है इनकरेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए 19 नंबर में एक्टिव पैसिव है। तो देखिए प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी इसका बनाना है आपको। बताइए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप लोग टेंस पढ़ लीजिए, एक्टिव पैसिव पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उतना से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा, ये देखिए नरेशन आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके लिए एक अलग रूल होता है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें, सही आंसर इसका हो जाएगा द टीचर सेड डैट। यहाँ सिर्फ आपको सेड डैट जोड़ देना है और बाकी सेम का सेम ये वाला पार्ट आपको लिख देना है जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जैसे मैन इज मोर्टल, यानी कि मानव जो है मरणशील होते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, द अर्थ इज, यहाँ बिंग नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे देख लीजिए द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जो है ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का है। 7 प्रक्षेपणों का माध्य, मैंने बताया था कि 10 क्वेश्चन मैथ के हैं। देखिए 7 प्रक्षेपणों का माध्य 18 है। उसके बाद कह रहा है कि एक और प्रक्षेपण को शामिल किया गया है, तो नया माध्य जो है 18.5 हो जाता है। तो 8वां प्रक्षेपण कौन सा है? तो आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। देखिए अब टोटल 8 प्रक्षेपण हो गए, तो 8 गुना 18.5 कर दीजिए। तो देखिए ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको आपको निकालिए सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए ये 18.5 गुना 8 जो है ये आ जाएगा आपका 148। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 प्रक्षेपणों का, तो 18 × 7 कर दीजिए, तो 18 सत्ते कितना होता है, 136 होता है, 126 होता है। ठीक है, तो देखिए 126 और 48 में से माइनस कर दीजिए, तो यहीं तो 8वां प्रक्षेप हो जाएगा जो जोड़ा गया है। तो इसको जब घटा दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 22। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे कहा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका परिमाप दिया हुआ है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल ऑलरेडी 150 आपको गिवन है, तो इसमें से चुनिए आप क्या रखेंगे। तो 150 आ रहा है, तो देखिए इसको भी रखने पर आता है 150, लंबाई गुना चौड़ाई इसको भी कीजिए तो भी 50,
150 और इसको भी कीजिए तो भी 50। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप परिमाप का जो है एक बार चेक कर लीजिए। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ देखिए अगर आप 15 + 10 रखिएगा तो 25 और गुना 2 50, 50 दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। इसको रख के एक बार चेक कर लीजिए तो 30 + 35 और 35 गुना 2 70, ये नहीं हो रहा है, यानी ये हट गया, ये भी हट गया। तो करेक्ट आंसर इस तरह से क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 23 नंबर। फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन आसान है, आप स्वयं कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। एक घन के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कोई घन है उसके जो विकर्ण पर अगर कोई वर्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल गिवन है। तो देखिए घन का विकर्ण जो है बराबर हो जाएगा किसके, वर्ग की भुजा की हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर गिवन है 192। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है क्षेत्रफल, यही होता है ना। तो अगर आपको क्या निकालना है, भुजा निकालना है, तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो विकर्ण देखिए यहाँ पर विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा, यहाँ क्योंकि भुजा लिखना है तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल। तो रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 192 गिवन है। इसको जब रूट से आप बाहर निकालिएगा तो ये निकल के आएगा, मैं मिटा दूंगा अब इसको, तो ये निकल के आएगा 8√3। और ध्यान रखिएगा सारे सेंटीमीटर में आएंगे। तो ये क्या निकल के आया, ये विकर्ण निकल के आया, ठीक है। अब विकर्ण जब घन का पता चल गया तो आप घन की भुजा बराबर क्या होता है, घन की भुजा बराबर होता है फ्रेंड्स विकर्ण √3। तो विकर्ण कितना है और √3, ठीक है। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यही तो पूछा गया था, तो 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है, घन की भुजा। तो 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान है, इसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। P + Q इक्वल टू हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए 2P - 2Q। अब इसको देखिए इधर भी P, इधर भी P, इधर भी Q, इधर भी Q। उसके बाद देखिए Q का मान गिवन है तो P का मान आप निकाल लीजिएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, P का मान जो है ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक घन के विकर्ण की लंबाई दी हुई है इतना, ठीक है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3a। कितना होता है, √3a होता है। तो देखिए विकर्ण दिया हुआ है तो √3 तो पहले से ही है, यानी कि भुजा कितनी है, भुजा इसकी 15 है। तो भुजा पता चल गया 15 है, अगर भुजा पता चल गया आपको तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। ये जो है भुजा है, 6 गुना अभी हमने भुजा बताया कि कितना 15 भुजा है, तो 15 गुना 15 कर दीजिए तो आपको ये निकल के आ जाएगा 1350 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है और इनके व्यास का अनुपात है। तो व्यास दिया हुआ है तो सीधी सी बात है कि अब आपको क्या निकाल लेना है, आपको व्यास दिया हुआ है तो आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, सीधी सी बात है, आधी हो जाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो पूछा जा रहा है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आयतन गिवन है, ठीक है। तो शंकु का आयतन हो जाएगा, दोनों का लिख दीजिए V1/V2, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ मैं V1/V2। और देखिए V1 का कितना हो जाएगा 1/3 पाई, इसको R1 मान लीजिए, R1 के स्क्वायर इंटू H1, ठीक है। इसको भी इसी तरह मान लीजिए 1/3 पाई, अब इसको R2 मान लीजिए और इसको H2 मान लीजिए। देखिए 1/3 पाई पाई कैंसिल। अभी मैंने बताया था कि R1 कितना हो जाएगा, तो R1 इसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, R1 आधा कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। और H1 क्या है आपको निकालना है इन्हीं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए R2 कितना है, तो 5 है, 5 का आधा जब कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो 2 को ऊपर भेज दीजिए, आप 5/2 ही लिख लीजिए अभी, क्लियर है। अब देखिए अब एक बार मैं मिटा देता हूं, अब लिख देता हूं, देखिए V1/V2 बराबर 2 गुना H1 5/2 गुना H1, ठीक है। अब देखिए अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए वॉल्यूम भी आपको गिवन है, देखिए वॉल्यूम 1:4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ 1/4 लिख दीजिए। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि स्पेस कम मिल रहा है मुझे, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 25:64, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद इसको भी आप लोग कर सकते हैं, देखिए
इसको क्या करना है आपको, सबको आप लोग इस तरह से बना दीजिए कि ये एक फॉर्मूला के टर्म में आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। 25 और 5 30 होता है, 30 45 75 होता है, और इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, ये वाला प्रश्न देख लीजिए कि x² प्लस 1/16 का x² इक्वल टू 19/2 है। तो इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या किया हुआ है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। x² प्लस 1/16 का x² बराबर 19/2 दिया हुआ है। तो देखिए ये इसका एक सीधे सा फार्मूला दिख रहा है आपको, फार्मूला दिख रहा है a² प्लस b² का ये फार्मूला हो जाएगा। तो x माइनस यानी कि a माइनस 4x इसका स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस 2, फार्मूला में 2 है, उसके बाद x हो जाएगा ये, और ये a है यानी कि, और तो x a हो गया, और b कितना हो जाएगा 1/4x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू उधर 19/2 है। अब इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व कर लीजिएगा तो नीचे निकल के आ जाएगा आपका जो जितना आना है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे निकल के आएगा x माइनस 1/4x। खुद से आप लोग एक बार कीजिए, इक्वल टू 3 आएगा। तो देखिए हमको तो इतना लाना है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। इधर भी जब 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और इधर भी 3 आया है, इधर भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा, ऊपर लिख देता हूँ 2x आ जाएगा, और माइनस, अब इसको फिर इसको 2 से कीजिए तो 2 और 2 कट जाएगा, तो नीचे आएगा 1/2x इक्वल टू 6। तो यही तो पूछा गया, देखिए 2x माइनस 1/2x का मान बताना है आपको। तो इतना आ गया 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 6, ठीक है। 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि र्यूमर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध लिखा जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 29 का बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। तो कितने तरीकों से अलग लिखा जा सकता है, तो 180 तरीकों से इसको अलग लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम कितने चित आने की संभावना है, हेड और टेल, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, आसान है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 7/8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1789 की क्रांति के समय क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो देखिए सबसे पहले, पिछले बार वर्ल्ड हिस्ट्री से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो यह 1789 में हुई थी, और इस क्रांति के बाद वहां पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुई। यह प्रश्न अभी बीपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें शायद पूछा गया था कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिलते हैं। तो ये मिलते हैं कालीबंगन से, ठीक है, कालीबंगन से मिलते हैं। कालीबंगन है कहाँ, तो कालीबंगन राजस्थान के गंगा सागर जिला में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। तो देखिए हरित क्रांति का जनक पूछा जाए, सीधे हरित क्रांति का जनक, तो ये नॉर्मल बोरलॉग थे, ठीक है, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, बोरलॉग थे। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन थे, ठीक है, MS स्वामीनाथन थे, दोनों को ध्यान रखिएगा। और हरित क्रांति का जो दशक रहा था फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर ये 1960 के दशक में हुआ था। उसके बाद यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो देखिए यंग यूरोप की स्थापना मेजिनी ने किया था। मेजिनी ने 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यंग यूरोप पूछे, यंग इटली पूछे, ध्यान रखिएगा यंग इटली की भी स्थापना मेजिनी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी। तो सबसे पहले जानिए कि सालबाई की संधि हुई क्यों थी। तो देखिए सालबाई की संधि जो हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसी को समाप्त करने के लिए हुई थी, और ये जो है किसके कहने पर हुई थी, तो ये सिंधिया के कहने पर हुई थी, ठीक है, महादजी सिंधिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1765 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ से है
देखिए 37 नंबर में कह रहा है कि 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सी उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये पत्र था वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है। पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट हो जाएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो ये सरोजनी नायडू होगा। दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनी बेसेंट जो है यह 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरोजनी नायडू जी हैं, इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। टोटल 3 महिलाएं जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हैं आज़ादी से पहले, ठीक है। चलिए अगला नल्ली सेन जी हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ये भी प्रश्न पूछा गया अभी रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था उसमें। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा जाता है। तो ये कह रहा था सिंग वेंग टी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जो है यह चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तराई का प्रथम युद्ध जो है यह 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। उसके बाद तराई का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज की हार हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और बता दीजिए कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। निम्न में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये जो कोणार्क का सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, इसको काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है और ये उड़ीसा में है। सौर मंदिर जो है महाबलीपुरम में है। खजुराहो का मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये खजुराहो का मंदिर जो है ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था और महाबलीपुरम का सौर मंदिर जो है यह बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा, पल्लव राजवंश। अलमाटी बांध किस नदी पर है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। उसके बाद पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना भी कृष्णा नदी पर है। कहाँ है? तो नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये कोचीन है, याद रखिएगा कौन सा जगह है, कोचीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है 45 नंबर कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी जो है यह प्रसिद्ध है सेब की खेती के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से और बताइए कि कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? आप कमेंट करके मुझे बताइए। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो नहीं की गई थी तो ये बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1968 में हुई थी, ठीक है, 1968 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल संसाधन इनमें से कौन सा है? तो रीन्यूएबल जो संसाधन है यह कौन सा है? तो ये पानी है, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है यह परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए और ये अनवीकरणीय है यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र तट पर भूकंप जो है इसका मुख्य कारण है। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों की सही विन्यास है? तो इसको आप लोग अंग्रेजी में याद रखिएगा, हिंदी में भी याद रखिएगा, अंग्रेजी दोनों में याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद जो है थर्मोस्फीयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्षोभ मंडल जो है इसी में सभी जो है वायुमंडलीय घटनाएं होती है। समताप मंडल जो होता है इसमें जो है वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा पाई जाती है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। पुरानी मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 51 नंबर कि भारत के सादे मानचित्र में दक्षिण की पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना
जो है उपयुक्त होगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा भूरे रंग से, पठार को भूरे रंग से। उसके बाद 52 नंबर देखिए कि भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है कोंकण तट। याद रखिएगा, इसको कोंकण तट कहा जाता है, बार बार पूछा जाता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्थान में की गई है। तो आरक्षण की जो व्यवस्था है यह किस संस्था में की गई है, ये आपसे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ये पंचायत राज संस्थाओं में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति ये संसद की समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का जो है कोरम होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष जो थे ये थे कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी ही थे, लेकिन पहला जब भी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी। तो आप सभी को पता है कि विश्व की पहली जो प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री, वो श्रीलंका की थी और उनका नाम था क्या नाम था उनका, तो श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो बेनजीर भुट्टो थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। तो फ्रेंड्स ये जो करता है महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा परिषद में टोटल कितने अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से, तो अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, चीन है और ब्रिटेन है। ठीक है, और 10 इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल सदस्य पूछा जाए तो 15, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। किसमें, तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो ये आर्टिकल 370 है। आप सभी को पता है कि इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान था, जिसको कि अब हटा दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा जो है यह कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है फ्रेंड्स, यह आर्टिकल किसमें है, 32 में है। और इसी आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यानी कि उच्च न्यायालय को भी 5 प्रकार के रिट जारी करने के जो है अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भाग पूछा गया ना, इसीलिए वैसे उद्देशिका को भी, प्रियम्बल को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन भाग पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिजली का जो फ्यूज है उसके लिए प्रयुक्त पदार्थ टीन और शीशा की मिश्र धातु होती है। इस मिश्र धातु में जो होती है इसको पहचानना है, तो देखिए इसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो बना होता है किसका बना होता है, टीन और शीशा के मिश्र धातु का बना होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज को किस तार में जोड़ा जाता है। एक होता है लाइव वायर और एक ग्रीन वायर होता है ना, जो कि अर्थ वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो हमेशा ये लाइव वायर में जोड़ा जाता है फ्यूज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण होता है, यानी कि इवोपरेशन के कारण। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का रंग निर्धारण होता है इसके, तो इसके तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर यहाँ है। देखिए कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, तो ये जो है एकल डायोड के द्वारा होता है। ठीक है, एक डायोड होता है नॉट गेट में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा, माफ कीजिएगा डायोड नहीं, ट्रांजिस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी,
तो फ्रेंड्स इसकी खोज किया था मैक्सवेल ने। किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल ने किया था, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान क्या होता है? तो फ्रेंड्स उसका तापमान जो है घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। ल्यूमन किसका जो है यूनिट है? एकक है, यूनिट इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो ल्यूमन जो है यह यूनिट किसका है? तो यह यूनिट का है किसका? ज्योति फ्लस्क का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो आप सभी को पता है इसमें मीथेन होता है, CH4 होता है, मुख्यतः पूछा जा रहा है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हैलोजनों में सबसे अधिक अक्रियाशील कौन सी होती है? अभिक्रियाशील, माफ कीजिएगा, अभिक्रियाशील, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है इसमें? तो फ्रेंड्स इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वह होता है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हाइड्रोजन है, इनमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा जो है, फ्लोरीन ऐसे लिखा जाता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा जो है यह रिएक्टिव होता है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आप सभी को पता है प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस जो है ये CO2, CH4, उसके बाद CFC, NO ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देख लीजिए कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है ये निश्चेतक रूप में किया जाता है। किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि सीडेराइट किसका अयस्क है? काफी इंपॉर्टेंट है। सीडेराइट जो है यह किसका अयस्क है? तो ये लोहा का है, आयरन का है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? तो आपने सुना होगा जागो ग्राहक जागो, सुना है ना आपने, एड्स वगैरह जो आते हैं उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि थोक मूल्यांकन का आधार वर्ष है, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोक मूल्यांकन का आधार वर्ष जो है यह सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी 2012, ठीक है। 2000 माफ कीजिएगा 2011-12, मैंने सिर्फ 12 नहीं 2011-12 भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कृषि के क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण जो है यह है कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। देखते हैं कितना ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 35 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 49 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1949। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2020 में किस देश को विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये भारत को चुना गया था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है। उसके बाद विश्व ओजोन दिवस 2019 का विषय क्या है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व ओजोन दिवस का जो थीम रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पुराना क्वेश्चन है और ये आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, अब आपसे जो है 2020 में पूछा जाएगा। तो 2000 मैं बता देता हूँ इसका आंसर ये है कि 32 ईयर्स एंड हीलिंग अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक ही साल हुए हैं और एक साल का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से किस देश ने फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2019 जीता? काफी इंपॉर्टेंट है, बास्केटबॉल विश्व कप कौन जीता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको जीता है स्पेन ने। उसके बाद देखिए फीबा है ये फीफा नहीं है, फीबा है, बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी को। उसके बाद देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद भारत ने निम्न में से किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है बांग्लादेश को हरा करके, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए
कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस देश में महात्मा गांधी की एक कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है स्विट्जरलैंड में। उसके बाद देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सरोजनी नायडू थी। मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 4 व्यक्तियों को दिया गया है। कि ध्यान रखिएगा किनको किनको दिया गया है? तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और भीम सिंह जोशी को दिया गया है, लता मंगेशकर को दिया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया है, पंडित रविशंकर को दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए विश्व ठहाका दिवस यानी कि हंसी दिवस, हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को हास्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जनवरी को हास्य दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस भी, विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद मोडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। तो मोडेम नाम जो है ये किस में से लिया गया है? ये लिया गया है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से। ठीक है, मोडेम का फुली फॉर्म होता है, देखिए मोडेम ऐसे होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो अभी मैंने बताया कि पहली भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। सिर्फ पूछा जाए कि महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स नेटिविटी चर्च जो है यह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है यह है बेथलहम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, इसका कारण क्या है? तो आप देखे होंगे जब भी कोई रोता है तो नाक से पानी आता है, अश्रुकारी ग्रंथि के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है। तो मूल भूमिका जो है ये मृदा से खनिज लवण एवं जल अवशोषित करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए एमआरआई से क्या है? एमआरआई में से क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स एमआरआई का फुल फॉर्म जो होता है ये क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका करेक्ट आंसर होता है। ध्यान रखिएगा लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं तो वायु प्रदूषण के। आपने पढ़ा होगा कि जहां वायु प्रदूषण होता है वहां लाइकेन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन इनमें से कौन सा है? तो देखिए सबसे आदर्श भोजन जो है इसमें से दूध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? तो वर्गीकरण विज्ञान जो है यह संबंधित है वर्गीकरण से। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि और आप लोग बताइए कि वर्गीकरण का जनक किसको माना जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम पर ml कितना, पर 100 ml कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स यह जो होना चाहिए यह होना चाहिए 100 होना चाहिए। ठीक है, प्रति 100 mg 100 ml होना चाहिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। देखिए 100 के साथ हमारा 100 क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।